अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले आज पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से। सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत अरसे से काम कर रही थी, बल्कि हम कल भी बात कर रहे थे कि अपने पिछले टेन्योर में भी उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया, इस पर काम किया। आज कौमी असम्बली में पैमरा तरमीमी बिल और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जो है वो मंजूर हो गया है। अब मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ जो है समेत आर्टिकल 19 जो है वो पैमरा बिल 2023 इसमें शामिल हैं और इसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 ममालिक से मुतासिर होकर ये डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो इसकी जो डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है उसके हवाले से हमने इस पर बहुत काम किया है और यकीनन इससे फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ जो एक बार एतराज़ ये भी उठाया जा रहा था कि तमाम जो इसमें पार्टीज़ हैं, यानी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं कराची प्रेस क्लब भी गई थी और जो यहाँ पर इस्लामाबाद में भी है और बाकी भी जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, उनसे बात की गई है। बहरहाल आज जब ये ख़बर आई तो फिर इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि पैमरा तरमीमी बिल के ज़रिए परवेज़ मुशर्रफ का जो काला कानून है उसका ख़ात्मा कर दिया गया है। अब पैमरा जो चेयरमैन है वो उनके जो इख्तियारात हैं एक ज़ात से हटाकर उसको ज़रा तकसीम किया गया है, एक कौंसल और अथॉरिटी बना दी गई है। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जब फैसला किया जाएगा तो उसके साथ साथ एक 3 रुकनी कमेटी भी शामिल होगी और इसके अलावा चेयरमैन पैमरा की तैनाती भी जो है वो अब पार्लिमान के ज़रिए हुआ करेगी। बहुत सारी और चीज़ें हैं इसमें डिफ़ाइन किया गया है मज़ीद के जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, जो डेस्क पे काम करते हैं, जो कैमरा के पीछे खड़े हैं, ये तमाम लोग जो हैं मीडिया वर्कर्स में इनको शुमार किया जाएगा। इनकी हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से भी कल हमने खबर शामिल की थी। वो भी यकीनन एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है कि जाते जाते आप सहाफ़ियों के लिए ये काम करके जाएं। लेकिन साथ ही साथ एक एतराज़ ये भी उठाया जाता रहा जिसको उन्होंने आज एड्रेस भी किया कि ये आज़ादी राय पे कोई कदगन नहीं लगाई गई, जो इस वक्त कुछ लोग इसके हवाले से बात कर रहे हैं। बहरहाल ओवरऑल इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा जर्नलिस्ट को, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। इस्लाम न्यूज़ में हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ हमायूं ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा है। हमायूं ख़ान साहब भी सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। वाया स्काइप हमें शहजादा जुल्फ़िकार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ सलमान गनी साहब मौजूद हैं। सलमान गनी साहब भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम लोग पहले भी ज़रा बात करना चाह रहे थे इस पैमरा बिल के हवाले से और पहले इसको वापस ले लिया गया था, फिर इसमें कुछ तरमीम की गई हैं। कल की जो ख़बर थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने बात की थी कि वज़ीर आज़म साहब और कल जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इसमें शामिल थी। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, कुछ लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से बड़ा अच्छा काम किया गया था। आज जब ये ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया है तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। बेहतर तो ये होता कि आप शहजादा जुल्फ़िकार साहब या फिर सलमान गनी साहब से पूछते, क्योंकि सहाफ़ती तजुर्बा भी उनका ज़्यादा है और सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए भी हमेशा सरगर्म रहते हैं। हमायूं साहब भी ऐसे मामलात के लिए बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत है सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ये जहाँ जहाँ पे इनकी ज़िम्मेदारियाँ है। लेकिन आपने एजाज़ बख्शा है तो मैं अपने साथियों की इजाज़त से कुछ 2-3 गुजारिशात कर लूँ। वैसे मैं शुरू दिन से तो इस हवाले से मेरा एक ही मौक़िफ़ था कि जो कारकुन सहाफ़ी है और स्पेशली जो बिहाइंड द कैमरा और जो टेक्निकल स्टाफ है वो हमेशा से बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम रहता है। मैं बड़े इदारों की बात नहीं कर रहा, ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि इस्लामाबाद और पेशावर या फिर क्वेटा और कराची में सिर्फ सहाफ़ी नहीं होते, बिल्कुल तुर्बत में भी होते हैं, वज़ीरिस्तान में भी होते हैं, मीरानशाह में भी होते हैं और आपके थर के सहराओं में भी होते हैं, आपके चित्राल में भी होते हैं। वो सहाफ़ी, असल सहाफ़ी, हमसे बेहतर काम करने वाले सहाफ़ी वो होते हैं क्योंकि वो ग्रास रूट पे मौजूद होते हैं। हम तो यहाँ पे अपनी जो है दानश्वरी और अपनी तज्ज़िया निगारी को जानने के लिए आपके सामने बैठ जाते स्क्रीनों के सामने। लेकिन जो मुश्किल हालात में आपका मुश्किल हालात
तो हालात में काम करने इसमें जो वाले लोग हैं। स्पेशली जो उनको मराद देने की और इदारों को पाबंद बनाने की कोशिश की, हेल्थ कार्ड पे तो कल भी हमने जी बात की बिल्कुल, थी, हाँ। लेकिन जो तनख्वाहों की अदम अदायगी और उसके साथ साथ आज सहाफ़ियों के मुतालबे पे जो वाजिबात को भी नहीं किया गया, यानी मैं ज़ाती तौर पर नाहिद ऐसे जर्नलिस्टों को जानता हूँ 2-2 साल से वो तनख्वाहों से महरूम है। बिल्कुल, हाँ। मैं करस्पॉन्डेंस की बात करता ही नहीं हूँ कि जो नुमाइंदे तैनात है, बाजोड़ में तैनात है, खार में तैनात है, मर्दान में तैनात है, या आपके पंजाब के किसी टोबा टेक्सिंग में तैनात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। 2-2 महीनों से उनको बड़े बड़े इदारे जो बड़े बड़े नाम है, जो उनके मालिकान करोड़पति और अरबपति है, उनको माहाना करोड़ों के हिसाब से इश्तिहारात मिलते हैं, इससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और आज आपने देखा कि प्रेस गैलरी में किस तरह खुशी का इजहार किया गया, फिर जो सेनेट से मंजूरी हुई उसमें किस तरह खुशी का इजहार हुआ। नो डाउट कि कानून और आईन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप तहरीफ या तहफ़ीफ नहीं कर सकते, इसमें भी गलतियों की गुंजाइश होगी। लेकिन आज जो सहाफ़ती तंजीमों, APNS और जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, प्रेस क्लब्स है, जो शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब और सलमान गनी साहब जो हमारे सीनियर है और जो सहाफ़ियों के रहनुमा हैं, इन्होंने जिस तरह तजावीज़ दी है और मिनिस्टर साहबा के बड़ापन का ये एक मुज़ाहिरा था कि उन्होंने बिल वापस भी ले लिया था, लेकिन सहाफ़ती तंजीमों के भरपूर डिमांड पे आज फिर पेश हुआ है, पार्लियामान ने उसकी मंजूरी दी है, अब कानून तो बन गया है। क्वेश्चन जो है आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है, निगरान हुकूमतों के पास तो महदूद इख्तियारात होते हैं, हम यही क्वेश्चन करना चाहेंगे और यही हमारा मुतालबा होगा कि अब इस पे अमल किया जाए। पेमरा को जिस तरीके से पेमरा के चेयरमैनशिप के हवाले से जो एक मैकेनिज्म इस बिल में आया है, वो भी एक अच्छी बात है। आपने जो कमेटी बनाई है कि तमाम जो है आपके कंटेंट का इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का जो जायज़ा लेने वाली कमेटी है, वो भी एक अच्छी बात है। और इसके साथ साथ यानी चलते हुए प्रोग्राम बंद करने का जो चेयरमैन पेमरा का इख्तियार है, उसको वापस लेने का जो एक तरमीम हुई है, तो ये तमाम चीज़ें मस्बत है। अब ज़रूरत इस पे है कि आने वाली हुकूमत इस पे अमल दरामद कितना करवाती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं हुमायूं साहब? मेरा ख्याल है पहले हम अपने सीनियर्स की तरफ चले जाएं और उसके बाद जो है हम ठीक है। सलमान गनी साहब, सर आपको शामिल करूंगी। सर आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और ये सारे जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल होते हैं, हमसे ज़्यादा आप आगाह हैं कि फ़ील्ड में ख़ास तौर पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कितने मुतासिर होते हैं। कभी तो तनख्वाह आपको वक्त पर नहीं मिल रही है, फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा मसला था, दीगर प्रॉब्लम्स से इस ऑर्डिनेंस की वजह से किस हद तक अब उनको फ़ायदा होगा? शुक्रिया नाहिद साहबा। पेमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस पे बात करने से पहले मैं एक दो बातें ज़रूर करना चाहता हूँ कि देखिए, हम सहाफ़त के उस मकतब फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं जो ये समझते हैं कि मीडिया की आज़ादी ज़िम्मेदारी के साथ मशरूत है और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, देखिए मिस इन्फॉर्मेशन तो एक गलती की गुंजाइश है, गलती की दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन जो होती है ये प्लान्ड भी होती है। और जब आप एक गलत खबर देते हैं तो उसके माशरे पे असरात भी होते हैं और मुल्की मईशत पे असरात भी होते हैं और बहुत सारी खबरों का मैं हवाला भी दे सकता हूँ। लेकिन बहरहाल जब आप पेमरा तरमीमी आर्डिनेंस की बात करना चाह रहे हैं तो पहले हम उस आर्डिनेंस की बात करें जो 2002 में आया था। और उसमें किस तरह पाकिस्तान की मीडिया को बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पे पाबंद बनाने की कोशिश की गई थी और उसमें चेयरमैन को बहुत सारे इख्तियारात दिए गए थे। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में मैं समझता हूँ जो अच्छी बात है वो तो एक कारकुन सहाफ़ी के लिए, वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसको ना सिर्फ मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, दूसरा पाबंद किया गया है मीडिया मालकान को कि वो 2 माह से ज़्यादा अगर वो सैलरी अदा नहीं करेंगे तो फिर उनको अदायगियाँ बंद होंगी। बात यह कि ये प्रेशर है मीडिया मालकान पे। और ये एक ऐसी खातून मिनिस्टर ने किया है जो खुद जद्दोजहद करती रही हैं, जिन्हें इन सारे मामलात का पता है। और आज जब सुबह वो बात कर रही थी तो खासी जज्बाती इसलिए थी कि इसको एक हवा बना के पेश किया गया कि शायद जैसे आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन है। देखिए, हम जिस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं हमें बात करनी आती है कि बात किस अंदाज में करनी है
और जब हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं तो मीडिया की आज़ादी ज़िम्मेदारी के साथ मशरूत है, अदारों की इज़्ज़त व तकरीम है, इसमें जमहूरी अमल का तसलसल है, इसमें इंसानी हकूक़ की हिफाजत है। और किसी भी जमहूरी माशरे में जो आज़ादी इजहार की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी नागुज़ीर होती है, और इसे यकीनी बनाने का काम जो होता है पॉलिटिकल फोर्सेस का होता है। और मैं समझता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया है। और साथ एक अहम चीज़ ये कि इससे पहले ये नामजदगी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास थी। अब मेरी इत्तला के मुताबिक ये पार्लिमानी कमेटी के पास आई है कि पार्लिमानी कमेटी किसी को तजवीज़ करेगी, और जो मिस इन्फॉर्मेशन और उसमें भी आपके जो हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं उनका रोल होगा। और बात यह कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की मजबूती के साथ मीडिया की आज़ादी नागुज़ीर है, और मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी जो है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अमल में भी मुआवल बननी चाहिए। और हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, देखिए बात यह कि हमारे यहाँ एक रुझान आम हो गया है कि नेगेटिव चीज़ों को उजागर करके एक फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही है, और बाद में उसकी तरदीद कर दी जाती है। ये सहाफ़ती रुझान अच्छा नहीं रहा। ये सहाफ़ती रुझान का ना सिर्फ ये है कि हमें नुकसान हुआ है, बल्कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान के अदारों को भी नुकसान हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो तरमीमी बिल आया है ये बहुत हद तक हकीकत पसंदाना है। और 2002 का जो ऑर्डिनेंस है उसमें जो कुछ ऐसी शराइत थी जिससे हमारी सहाफत पर कदगन लगती थी, उसका सद्देबाप कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं। इस तरमीमी बिल में उन्होंने कहा कि हमने 12 ममालिक के कवानीन से मुतासिर होकर इसमें ये सारी तरमीम शामिल की गई हैं, और चेयरमैन के पैमरा के जो इख्तियारात हैं और उनको जिस तरह से उनको तैनात किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके लिए जो काम किया जा रहा है वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो उनके जायज़ हकूक़ हैं, जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, उनको नहीं मिल रहे थे। अब इसके बाद एक नई उम्मीद की किरण तो फूटी है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो बेहतर होंगे हालात। थैंक यू जी। देखें, सबसे बड़ी बात है कि ये इस जो बिल है उससे फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाता है। क्या मुझे बताएं कि मीडिया अपनी बात करती है? अपनी बात तो नहीं करती है। वो तो उन पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में लाजिम मंजूम है। अगर मीडिया की आज़ादी को आप इंश्योर करते हैं तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए बहुत बेहतर होता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बेहतर होता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बेहतर इकदाम है। उसमें कुछ चीजें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती हैं। उसमें ये है कि ये जिस तरह अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि इसको किस तरह अमल दरामद आप करेंगे, उसके साथ जो चीजें आएंगी, कुछ मुश्किलात आएंगी, उसमें बैठकर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर दूसरी बात देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ITNE तो गवर्नमेंट के पास था। ITNE जो है इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज, वो था। लोग जिनके अखबारात में जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी उनको निकाल दिया जाता था, वो कंप्लेन करने के लिए वहां चले जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ नहीं था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ही बुरा हाल है। ये अभी साफी साहब बात कर रहे थे कि इंटीरियर के तो आप भूल जाएं, जो हेड ऑफिसेज में काम करते हैं ब्यूरो को भी भूल जाएं। हेड ऑफिसेज में जो काम करते हैं उन वहां पर हेडक्वार्टर्स में वो बेचारे 3-3 उनको 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती। उनकी तनख्वाहें क्या है? 22,000 रुपए, 18,000 रुपए, 15,000 रुपए। मीडिया वर्कर की बात जब हो रही है तो मीडिया वर्कर मिनिमम वेजेस आपने रखे। आज फेडरल गवर्नमेंट ने 32,000 मुकर्रर किए हैं। नेक्स्ट ईयर बजट में जब उसको 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इन पर भी नाफिज अमल होगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरा ये कि इससे पहले बहुत ही बेहतर जब हम बना रहे थे, मैं इत्तेफाक से उसका मेंबर था वेज बोर्ड अवार्ड का, जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज के लिए था, तो वहां पर भी मालकान ने बैठ के हमारे साथ मुत्तफिका तौर पर इस चीज को, हमारी इस तजवीज को वो उन्होंने सपोर्ट किया कि जो अखबारात वेज बोर्ड का निफाज नहीं करेंगे उनको आप सरकारी इश्तिहारात ना दें। तो उधर वो हमारी एक वर्कर की एक बहुत बड़ी कामयाबी कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? मालकान अखबारात की नुमाइंदा तंजीमें। दूसरी बात यह है कि आज हमारी जो है इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है
कि अगर 2 माह तक, ये नहीं है कि 2 माह, कि वो 2 माह तक उनको डील दे दें कि 2 माह तक आप तनख्वाहें ना दें और आप 60वें दिन जो है उनको तनख्वाह दें। नहीं, आप तनख्वाहें, ये हमारी डिमांड भी गवर्नमेंट से है। यहाँ हमारे थोड़ी सी हमारी इतराज थी, लेकिन हमने कहा कि चलें इसको बेटरमेंट के लिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर 10 तारीख तक वो तनख्वाहें ना दें तो कंप्लेन उस पर आ सकता है, और अगर आप मुसलसल ये ना देंगे 60 दिन तक तो एडवर्टाइजमेंट उस तक बंद कर दिया जाएगा और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट तमाम प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में और इस्लामाबाद में वो करे। मैं समझता हूं कि वर्कर के लिए ये बहुत ही एक, मैं समझता हूं संग मील है उनकी जद्दोजहद के लिए। हम क्योंकि एक एक्टिव रहे हैं उसमें और हम उसको देखते हैं कि ये एक आगे चल के इसको इम्प्रूवमेंट लाकर उस तमाम उस पे साफियों की जो जद्दोजहद है और उन साफियों की उमंगों को उसकी तर्जुमानी करता है कि इसको बेहतरी की गुंजाइश। फिर मैं कहूंगा कि उसको हमारे शायद दोस्त बहुत से मुतरज हैं, हम कहते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन आप इन चीजों को देखें कि 2-4 चीजें अगर वर्कर के हक में चीजें आई हैं और आगे ये इंप्रूव होंगी तो ये बहुत बेहतर है कि कम से कम मालिकान से ये पूछा जाए कि आप उनको तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मिनिमम वेजेस क्यों नहीं दे रहे हैं उनको। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन, जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा, देखिए कौन सी सहाफती तंजीम इस चीज के हक में है कि फेक न्यूज छापें? बिल्कुल। कौन कहता है कि जब अगर प्रोफेशनल सहाफी अपने आप को प्रोफेशनल कहता है तो वो मल्टीपल सोर्सेज से किसी भी खबर की तस्दीक करने के बाद नशर करता है या शाया करता है? ठीक है। कहाँ लिखा है कि आप आराम से किसी आपको कोई खबर दे दे और आप उठा के वो कर दे, बाद में 2 लाइनें कोई तरदीद कर दे, पूरे उसमें माशरे में उसको बदनाम करें, फिर आप कहें कि 2 लाइनें की तरदीद नहीं जी वो हमारे सोर्सेज ने हमें गलत कहा। नहीं, आप वो करें, नहीं है तो आप उसके सजा के लिए भी तैयार हो। ये प्रोफेशनल साफी की अप्रोच है। जी सही है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा हमायूं साहब, आप ओवरऑल इसको देख रहे हैं, एक तो बहुत फ़ायदा होगा, जैसे शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि कम से कम आप मीडिया मालिकान को पाबंद कर सकते हैं कि जितनी भी वेजेस हैं वो बर वक्त आप अदा करें। फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है अपने फ़राइज़ की अंजामदही में, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि उनको भी अकोमोडेट करेंगे। नाहिद, ये बड़ा अहम है। मैं इसको थोड़ा एकेडमिक उस सेंस में जो है इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक कर लें या प्रिंट कर लें, सोशल मीडिया अब उसका एक नया हिस्सा है, बड़ी नेसेंट स्टेजेस पे है, 10-15 साल हैं, लेकिन दुनिया में जो मीडिया और कम्युनिकेशन ने जो तरक्की की उसकी वजह से जो है बहुत जल्दी से तेज़ी आ रही हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे पुराने लेजिस्लेशन थे वो कोई इतने कारमंद भी नहीं थे और इतने सूदमंद भी नहीं थे। ना सिर्फ जो आपकी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके लिए डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको फैलाना या मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बल्कि जो बाकी सारे जो दोस्तों ने, कॉलीग्स ने कहा कि जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, जो डेस्क के पीछे बैठते हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, ये टेक्नीशियंस हैं, वो सारे उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये इट्स फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पहला कि इस गवर्नमेंट ने 10-12 महीनों में मशावरत की और जो हमें आज भी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी उन्होंने बार बार यही कहा कि जो सारे मीडिया के जितने बड़े इदारे हैं उनके साथ गुफ्तगू की गई और यकीनन ये नहीं है कि आखिरी मौका है, गलतियां हुई हैं। बल्कि आज उन्होंने बताया कि कल जो जिस डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों की, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की उन्होंने, इस बिल के हवाले से बात की, उसमें मीडिया मालिकान भी शामिल थे। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो जो मालिकान है, एक हमारा कमर्शियल मीडिया है, और एक दूसरा जो यहाँ के जो रिसिपिएंट हैं, जो मुलाजमीन है। अभी शहजाद साहब जो बात कर रहे थे, मिनिमम वेजेस को इंश्योर नहीं किया जा सकता, उनकी जो हकूक हैं उनको किस फोरम पे किया जाए। तो इस बिल ने जो है ना 1-2 जो डायरेक्शन राइट सेट कर दी है कि आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन कंप्लेंट है जो, या एक अथॉरिटी का नफाज है, चेयरमैन पेमरा के जो इख्तियारात जो एक बंदे के अंदर थे, जो सॉर्ट ऑफ डिक्टेटोरियल था, उसको डेमोक्रेटिक करने की कोशिश की गई। स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा या एक्सीलेंट बिल है, राइट डायरेक्शन पे सबको मिला के कोशिश की गई है। और आज जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में, सेनेट में जब वो तकरीर कर रही थी, बार बार ये कह रही थी कि मैं पूछती थी अपने दोस्तों से, कॉलीग से, मीडिया से कि आप सजेशंस अपनी सजेशन बिल्कुल, और सजेशंस में शायद सारी नहीं मानी जाती। लेजिस्लेशन आपको पता है कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जिस तरह होते हैं, लेकिन सबको ऑन बोर्ड लिया गया, उनकी बात मेजॉरिटी को लिया गया, उसमें कुछ चीजें रह भी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट, लेकिन इट्स अ परफेक्ट राइट डिसीजन जो आपने पहला स्टेप लेना था कि आपने वो जो पुराने जो डिक्टेटर के कानून थे उसके अंदर तरमीम
की, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, मिनिमम वेज को इंश्योर किया, ग्रीवियंस को किया, तनख्वाहों के बारे में किया, तो ये एक राइट डायरेक्शन है। अब आइंदा आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके पास ये होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या देखें। अच्छा, हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? हमारे पास इंडिया की एग्जांपल है, बांग्लादेश की है, श्रीलंका, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। वहाँ पे भी हालात कोई इतने बहुत अच्छे नहीं है बाय द वे, मीडिया की अगर आप बात कर लें, इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, श्रीलंका को ले लें, तो प्लस माइनस ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 15-20 सालों में बहुत तरक्की की, सही सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस गवर्नमेंट ने जाते जाते जो डायरेक्शन सेट की है वो यही थी कि हमने स्टेप ले लिया है। अब आइंदा जो भी हुकूमत आएगी फैसले करे कि आपके जो वर्कर्स हैं, ये जो बेनिफिशरी होते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको किस तरह इंश्योर किया जाए कि उनके राइट्स को। और फिर दूसरी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का काम है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह होनी चाहिए, किसके पास होनी चाहिए, कौन कौन जो लोग उसको सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। इस पर काम करने का जो आगाज़ हो गया है, इस पर इंशाल्लाह आगे अमल दरामद भी होगा। और जैसे कह रहे हैं हुमायूं साहब, जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए भी एक डायरेक्शन है कि इस पर काम ज़रूर होना चाहिए। इसमें ज़ाहिर है तमाम तर चीज़ें शामिल नहीं हो सकी होंगी, लेकिन यह है कि मीडिया वर्कर्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसका आगाज़ किया गया है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको कंट्रोवर्शियल करने की बजाय आगे बढ़ा जाए। कुछ और भी हमारे पास टॉपिक्स मौजूद हैं इस वक्त। जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म अटक जेल में मौजूद हैं। आज भी उनकी जो लीगल टीम थी वो ज़ाहिर है कि अदालत में उनके लिए जिस किस्म की, एक तो वो जो कन्विक्शन थी उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, 1 लाख की डिमांड थी, जो दीगर चीज़ें थी उसके लिए अपील उन्होंने की थी, उसके हवाले से भी क्या पेशरफ्त हो पाई है। लेकिन ख़ुद उन्होंने अब अपने आप को, हम बार बार बात करते थे कि बंद गली में पहुँचा दिया है, तो अब वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरे फ्रंट पर हम ये देख रहे हैं कि आज हुकूमत, जिस तरह से बार बार बताया वज़ीर आज़म साहब खुद के आज समरी भिजवा दी जाएगी और असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो जाएंगी, वो उसके करीब हैं। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का मामला अभी तक तय नहीं पाया है। अब शुनीद ये है कि शायद कल मुलाकात होगी अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म साहब के साथ। तो बहरहाल मामला कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। साफ़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अब क्या लग रहा है, जो आज भी हमने देखा उनकी लीगल टीम गई और मुख्तलिफ उनके अपील भी ज़ाहिरा की गई थी उनकी तरफ से, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस वक्त अदालत में हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद हमें कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती है और सियासी मुस्तक़बिल फ़िलहाल जो है वो कोई इतना अच्छा हमें नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है कि जब आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर पार्टी की चेयरमैनशिप भी आपकी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, उसके लिए भी सारा मामला इलेक्शन कमीशन ने तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब उनकी कोर कमेटी जो है उन्होंने उनको ताहयात चेयरमैन मुकर्रर कर दी है। तो ये क्या मामला है साफ़ी साहब? अब ये ऐसा ही है कि अगर मैं दावा कर लूँ कि मैं ही किसी चीज़ का जो है, किसी जमात का या किसी इस ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह हूँ, ख़ुद से मैं उसका दावा कर लूँ, तो वो तो करने पे तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ हुआ था और उन्होंने अपने तमाम ओहदों से फिर सबकदोशी इख्तियार की थी और अपनी पार्टी की जो है क़यादत करते रहे। लेकिन ओहदे जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड थे उससे उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर दी थी। अब अगर इनकी पार्टी माने या ना माने, उनको महात्मा गांधी बनाए, उनको जो है पूरी दुनिया का चेयरमैन बनाए, तो उनकी पार्टी की मर्जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। शो वाली बात है, फिर जो पहले भी था। नहीं, देखिए वन मैन शो तो इस पार्टी में शुरू से है। और जो गिरफ्तार वज़ीर आज़म है, उन्होंने अपने वकील जो कल 8-9 घंटे FIA के पर हिरासत में भी रहा, एक झूठी फेसबुक पोस्ट के हवाले से एक जज से जो मंसूब है, उनको भी पैगाम भिजवाया कि जो भी कुछ पार्टी करेगी तो मुझसे पूछ के वो किया जाए। तो ख़ुद को चेयरमैन से ज़्यादा कोई और आसमान से उतरी हुई मखलूक और डिवाइन कोई पर्सनालिटी समझ रहे हैं, तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन कानून और आईन के मुताबिक वही है जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और जो फैसला सेशन जज ने इस्लामाबाद कर दिया है। हम तो उस चीज़ को और आईन और कानून को मानते हैं और इसी को देखते हैं। अगर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमा की मुश्किलात में कमी लानी है तो उनको इस किस्म के फ़ैसलों की बजाय अदालती और आईनी जंग पे तवज्जो देनी चाहिए, अपनी टीम को बेहतर करे, अपने कानूनी दलाइल को मजबूत करे, शवाहिद अदालत के सामने पेश करे कि हाँ वो नाअहल नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है, उन्होंने साइफर का ड्रामा नहीं किया है, उन्होंने फॉरेन फंडिंग नहीं ली है, उन्होंने 12 मई में उनका कोई किरदार मनफी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो कानून के मुताबिक उन्हें साबित करना होगा। अगर वो ज़ुबानी कलामी उनको कोई भी नाम दे दे, उनको चेयरमैन करार दे दे, उनको महा चेयरमैन करार दे दे, उनको आला चेयरमैन करार दे दे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन 2-3 बातें जो आज हुई, एक तो अटक में जो ना जेल के सामने गेट पे जो नाखुशगवार वाक़या सुबह पेश आया, जो कवानीन से आगाह लोग हैं, वकला ने पुलिस की वर्दियाँ पाड़ी, ज़बरदस्ती जो है मुलाकात करने की इजाज़त मांगी और कोशिश की। दूसरी जो ख़तरनाक बात जो रिपोर्ट हुई है कि गिरफ़्तार साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो कोड वर्ड में किसी एहलकार से बात कर रहे हैं और अभी इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रही है कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आम कन्वर्सेशन वो नहीं है। जियो फेंसिंग की गई है जेल में और ये जेल बहुत ही पुराना जेल है, 1906 में तामीर हुआ अंग्रेज़ दौर में, और उसके इसमें गुंजाइश जो है वो 1000 कैदियों तक की है और इस वक्त 700 से के करीब और भी कैदी मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अदालत के सामने और सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने सस्पिशियस आ रही है। ये एक नया पहलू है, सस्पिशियस आ रही है। इसकी जो है एक ही रास्ता है कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म जो मुल्क के 3 दफ़ा रहे थे, नवाज शरीफ साहब, और उसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, परवेज़ अशरफ साहब जो वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, उन्होंने जिस तरह नाअहली के बाद कानून का सामना किया, इनको भी करना पड़ेगा। अगर ये अब भी समझते हैं कि 12 मई के वाक़या से कोई पैगामात देंगे, इश्तियाल पे लाएंगे, सोसाइटी में नफ़रत और उसको तशद्दुद को कोई हवा देने की कोशिश की जाएगी उनके वकला के ज़रिए या कानूनी टीम के ज़रिए, तो नुकसान इन्हीं का होगा। रास्ता यही है, कानून का रास्ता इख्तियार करे, पुरअमन तौर पर अपने केसेस को उसका सामना करे। और आज अदालत ने एक फ़ैसला उनके हक़ में दे दिया कि जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म को हासिल जो पिरकिन प्रिविलेजेस होते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक उनको दिए जाएँ। बाकी 11 अगस्त को देखा जाएगा कि उनके फ़ैसले के हवाले से हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। ठीक है सलमान गनी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। उनकी पार्टी जो है उसकी कोर कमेटी ने उनको ताहयात चेयरमैन जो है वो करार दिया है कि वही चेयरमैन होंगे। फिर उनके जो लॉयर हैं वो मुलाकात के बाद वापस आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बताते हैं कि चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि जितने भी मामलात होंगे वो सारी चीज़ें मैं ही तय करूँगा, आखिरी फ़ैसला मेरा ही होगा। तो क्या अब इस पर कानूनी तौर पर इस पर अमल दरामद कराया जा सकता है, या जो कोर कमेटी फ़ैसला कर रही है उसको समझा जाए कि इसी तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? फिर जब तारी हुई 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि इस मरतबा जो है अवाम निकली नहीं है। इसको ये भी कहा जा रहा है कि उनका चूँकि पार्टी का तंजीमी ढांचा कमज़ोर बहुत था, बार बार कहा जाता था साबिक़ वज़ीर आज़म को, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। देखें, पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों से ज़्यादा शख्सियात मजबूत होती हैं। और आज जब आप तहरीक इंसाफ की तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं और 9 मई का वाक़या है कि आज इमरान खान साहब अगर अटक जेल में मौजूद हैं तो वो किसी मुखालफ की वजह से नहीं है, सही, वो अपने अमाल की वजह से हैं, अपने तर्ज अमल की वजह से हैं, अपने इक़दामात की वजह से है। और मेरा ख्याल कॉलो फेल का जो तज़ाद था वो खुल के सामने आ गया है। और वो जो फैसला है, देखिए वो तो अपने मुखालफिन को चोर और डाकू करार देते थे, और अदालती फैसले में बड़े वाज़े तौर पे लिखा गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब वो हुए हैं। और वो तो पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ की बात करते थे, कानून और आइन की हाकमियत की बात करते थे।
और आज जब कानून ने अपना रास्ता बनाया है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस तरह फिर वही तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए जिस तर्ज अमल की वजह से 9 मई का वाकया हुआ है और जो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। जी देखें, अगर तहरीक इंसाफ के अंदर डेमोक्रेसी होती तो मैं नहीं समझता कि उनकी पार्टी के जिम्मेदारान कभी उन्हें इस तरह का रुझान या इस तरह का इकदाम करने के लिए कहते। और ये बात खुल के सामने आ गई है कि ये खालिस्तन उनका अपना फैसला था। जितनी ऑडियो और वीडियो सामने आई है, मैं इसका हवाला देता चलूं, शमशाम अली शाह साहब की जो ऑडियो आई है वो बड़े क्लियर कट अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं। शफकत महमूद साहब से उनकी बात हुई है, शफकत साहब ने भी कहा कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, जिस पे शमशाम साहब ने कहा कि चूंकि ये बताया गया है कि उस कोर कमेटी, जिस कोर कमेटी की बात की जा रही है उसमें उन्होंने मुराद अली शाह, शहरयार अफरीदी, दीगर, वो उन्हें बड़ा बुरा भला कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर क्या करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, इनका जो रोल होता है वो पाकिस्तान के मुफादात के साथ वाबस्ता होता है। आप इनके जरा मंशूर उठा के देखें, इनके प्रोग्राम उठा के देखें, क्या ये लीडरशिप अपने मंशूर पे कारबंद है? और वो शख्स जिसके लिए पाकिस्तान के अदारों ने अपनी साख को दाव पे लगाया और वो सहूलतकार बन के उन्हें पाकिस्तान के मशरत इक़्तिदार पे मुसल्लत किया, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया वो तो दुश्मन ने भी नहीं करना था। ठीक, क्या आप दुश्मन से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे आके हमलावर हो? मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी चाहिए और पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम में जो रोल पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को सरंजाम देना चाहिए वो करना चाहिए। अब वो अगर वहां पर बैठे हैं अटक जेल में तो कम से कम उन्हें एनालाइज जरूर करना चाहिए कि एक शख्स की वजह से कौमी असम्बली के तमाम अरकान से उन्होंने इस्तीफे करवाए, अपनी हुकूमतें उन्होंने खत्म की, 2 सूबों की असम्बलियां उन्होंने खत्म की, इससे उनको क्या मिला? मैं समझता हूं जब तक पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप अपना ये तर्ज अमल खत्म नहीं करेगी, ना उनकी पार्टी का वजूद इस तरह बरकरार रहेगा, ना पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी। ठीक है, ठीक है। आप गालिबन जब कोर कमेटी की बात की थी, सईद का नाम ले रहे थे, सलमान गनी साहब, मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कह दिया। बहरहाल इस पर हम मजीद बात भी करेंगे कि आगे कितनी मुश्किलात हैं, आगे सियासी मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। आप क्या देख रहे हैं अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अब जो कन्विक्शन हुई है, जो नाअहली हुई है, उसके बाद हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, कन्विक्शन हो गई है, अदालतों पर भरोसा रखें। अभी पैनलिस्ट ने भी यही कहा, हिस्ट्री बताती है, आप क्या अदालतों से लड़ेंगे? क्या आप किसी निजाम को नहीं मानेंगे, किसी कानून को नहीं मानेंगे? पॉलिटिशियंस का काम ये है कि वो पार्लियामेंट का एहतराम करे, जुडिशरी का एहतराम करे, अब सिक्योरिटी अदारे और हमारे उनका एहतराम करे। देखिए, आज कुछ जो कन्विक्शन हुए वो उससे अगर वो ही समझते हैं कि ये गलत हुआ है, अब वो अपर कोर्ट में जाएं, अपेक्स कोर्ट में जाएं, उसके बाद ठीक है, वहां से रिजेक्ट होता है, मान ले सर जो है वो जो है नीचे करके तस्लीम करें कि ये अदालतों पर मुझे पूरा भरोसा है, उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद वो इलेक्शन में जाते हैं, ये हो जाए। अब मुस्तकबिल की जो आपने बात की है, मैं समझता हूं ये साबिक वजीर आजम के तर्ज अमल पर डिपेंड करता है कि वो खुद इस पार्टी को दफनाना चाहेंगे, इस पार्टी को वो चलाना चाहेंगे, वो उस डेमोक्रेटिक एम्बिट में रहकर खेलेंगे या खुद उसको तबाह करेंगे। इससे पहले तो नजर आया कि उन्होंने पार्टी को तबाह किया, वो वन मैन शो के तौर पर जो कहते थे वो उन्होंने कोशिश उन्होंने की है कि जो मैं कहता हूं वो ठीक है, और सब उनको कहते थे ठीक है, ये बंदा इतना पॉपुलर है, इसके खिलाफ हम गए तो हम बाहर आ जाएंगे तो बेहतर। लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9 मई के बाद जो कुछ इन्होंने जो काम किया, साबिक वजीर आजम साहब ने इस मुल्क के उसकी सालमियत से खेलने की कोशिश की, हुआ क्या कि अपने लोग उनको छोड़ के चले गए कि ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये तो तबाही है, ये तो डिस्ट्रक्शन है, आप बेहतर है कि सियासत करें। वो सारे छोड़ के चले गए, बहुत से लोग छोड़ के खामोश बैठ गए हैं,
कुछ ने पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बना लिया, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल अपना एक नया ग्रुप बना दिया। तो मेरे ख्याल में ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है या कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर गलती करे और ना माने? ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई? हम तो तर्ज अमल यही कहते हैं, गलतियां होती हैं, ये ब्लंडर्स होते हैं, आप उसको वापस लें कि नहीं गलती हुई है, हमने चीजें बेहतर की है। हिस्ट्री से आदमी सीखता है ना, या वो जाके और तबाही और बंद टनल में और उसमें चला जाए। तो मैं समझता हूं कि डिपेंड उन पे करता है कि उन्होंने इस पार्टी के साथ करना क्या है, अपने वर्कर के साथ क्या करना है, अपने सपोर्टर के साथ क्या करना है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, कुछ तब्दीली खास नज़र आ नहीं रही है जिस किस्म के फैसले अब किए जा रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं कि हर चीज़ जाहिर है कि वो समझते हैं कि मेरे ही अंडर है और होनी चाहिए, मेरी पार्टी है, मैं साइड पे हो नहीं सकता, तो वही रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। देखिए वो तो उनकी जो हिस्ट्री रही है, अपनी सियासत जो उन्होंने 22-25 साल की है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस की ही सियासत वो करते रहे। उन्होंने मफामत की बात कम की जब वो दौरे इक़्तिदार में भी थे, और उस वक्त भी वो एक अपोजिशन लीडर ज़्यादा लगते थे बजाय कि वज़ीर आज़म लगें, जो एक एजिटेशन थी और गुस्सा था उनका। उससे पहले अगर आप उनका वो 126 दिनों का धरना देखें तो उसमें भी सारी चीज़ें जो उन्होंने वो की थी, सिविल नाफरमानी की, पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ ऐसे होना चाहिए, बिजली के बिल फाड़ने की बातें की, पीटीवी के ऊपर जो अटैक वाली चीज़ें थी, और इस तरह के काफ़ी सारे और वो हैं। उससे अभी लग ये रहा है कि अब जब वो इस वक्त जेल में, और कानून का एक फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया जिसके ऊपर राय दी जा सकती है कि शायद वो ठीक ना हो, अच्छा ना हो, बुरा ना हो, लेकिन अब अभी तक वो फैसला मौजूद है। तो जब तक वो मौजूद है, वो इस वक्त तक वो कन्विक्टेड हैं, और सारे बाकी सीनियर दोस्तों ने कहा कि हायर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जाएं, फैसला करें, फिर अवाम में जाएं। इलेक्शन चीज़ों में थोड़ा वक्त तो लगता है ना जी, वक्त वो जो इंतजार करना है ना, वो मुश्किल है उनके लिए जी। वो बेसिकली मिजाज का हिस्सा नहीं है जिस जगह पे वो हैं, हाँ, तो उस हालात में लीडर्स तो वही होते हैं जिन्होंने हमसे इससे पहले जो हमने देखे हैं। आपको उनकी तर्ज सियासत पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने 10-10 साल, 5-5 साल, हमारे कुछ लीडर्स तो जो है उनकी जुडिशल मर्डर्स हुए यहाँ पे, तो यहाँ तक भी बात गई है यहाँ पे। तो अगर लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री यही है कि अब आप जिस जगह पे हैं, यहाँ से आगे जाने के दो रास्ते हैं कि कुछ अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर तो शायद आप बिलीव नहीं करते, तो अब अगर आगे जाना है उसका यही रास्ता है कि कोर्ट्स की तरफ रजू किया जाए, और कोर्ट्स के बाद आप जो है अवाम की उस जो अदालत है उसमें आए। इलेक्शंस अगले चंद महीनों में होने हैं, और उसमें जो होगा वो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन ये एजिटेशन बरकरार रही है वो अभी भी। आप अच्छा जो उनका पिछला नुकसान उन्होंने उठाया है बहुत, अब लोग बाहर नहीं निकले हैं। आप एक बल्दियाती इलेक्शन का को लेकर बयानिया अगर बनाएंगे तो वो जाहिर है कि वो सही तो नहीं हो सकता ना। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे आप नहीं कह सकते कि अभी तक भी हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। जब वो पार्लियामेंट में थे तब वो पार्लियामेंट में बहुत कम जाते थे, जब वो पार्लियामेंट से एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू बाहर निकले तो उसका जो ये पिछला साल था उसमें उनका जो हमेशा एड्रेस करने वाला, जो मुखातिब करने वाला इदारा होता था, वो कहते थे एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है मैंने। हाँ। वो अपने कॉलीग से, जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये सियासतदान, उनसे बात नहीं करना चाहते थे। तो यही रविश है कि अगर आप जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते। वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि जरा मुख्तसरन इस पे भी बात कर लें कि आज आखिरी दिन है जो बताया जा रहा है कि आज तहलील हो जाएंगी असम्बली, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी तक हमें कोई खबर नहीं है कि आप जो अंदाजे है नाम जीम से ही स्टार्ट होगा, उसका लायक जो है वो शायद जीम ही से हो। अब और जो बाकी वो लोग कोई भी जीम है जो इस वक्त जितने थे, जीम सामने नजर आए हैं उसके अलावा भी कोई जीम हो सकता है, जो कोई टाइटल भी शायद हमें मालूम ना जो हो। टाइटल बाकी भी लोग हो कैबिनेट सकता का है। हिस्सा होंगे, जो बाकी नाम ज़ेर गर्दिश थे। देखिए वो तो देखिए वो कैबिनेट तो बात की बात है। आज वज़ीर आज़म साहब ने तो खुल के बात यही कही है कि अभी उनके पास टाइम है, नेक्स्ट जो है 24 से लेकर 48 आवर तक वो कर सकते हैं। उस तो राजा रियाज साहब क्यों मुलाकात नहीं कर रहे हैं? सलमान गनी साहब से पूछ लो। जी, सलमान गनी साहब के दोस्त हैं। सलमान गनी साहब सर, राजा रियाज साहब कहते हैं कि आज वो मसरूफ हैं, वो मुलाकात कल करेंगे, फिर कल पे ये मामला जाएगा या आज ही कोई ऐलान हो जाएगा? देखिए मेरा तो इस पे राय ये है कि मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं इन नामों की बुनियाद पे कोई फैसला होगा। ये एक बड़ा फैसला होने जा रहा है।
और ये फैसला कंसेंसस से होना है, इसलिए कि इस फैसले पे दारोमदार है आपकी मईशत का, आपकी आने वाली सियासत का, आपके आने वाले इंतखाबात का। कि जैसे साफी साहब ने कहा कि ये जीम से भी हो सकता है, हे से भी हो सकता है और एन से भी हो सकता है, लेकिन फैसला अगर कंसेंसस से होगा वही ज्यादा मौसर और नतीजा खेज होगा। राजा साहब ने अगर जो बात कही है ना, मेरा नहीं ख्याल कि राजा साहब इतने अड़ियल हैं कि वो कल मुलाकात होगी और इंशाल्लाह कल इस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर का नाम सामने आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है। शहजादा जुल्फिकार साहब, सर वक्त कम है, जरा आप अपनी राय दे दीजिएगा, आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है बड़ी खुशनसीबी से ये भी तय हो जाएगा और कुछ चीजें हैं पस पर्दा भी कुछ चीजें चलती हैं कि आप वो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की और गवर्नमेंट की वो भी पस पर्दा मिलते हैं और उनके साथ वो करते हैं। बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि हम कल मिल लेंगे और आज टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ मुशावरत करनी है और उसके बाद कुछ असलूबी से ये तय पा जाएगा फैसला। ठीक है, हुमायूं साहब, योर टेक ऑन। मेरा ख्याल है ये कोई इतना इशू है नहीं जिसके ऊपर हमें ज्यादा बहस करनी चाहिए। जो लेकिन इस वक्त का बड़ा इशू है, सब इसी पे बात कर रहे हैं। हुमायूं साहब, आप पाकिस्तान में नहीं रहते? नहीं हम रहते, लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त आप 16 महीनों के बाद एक क्राइसिस से निकल के एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। केयर टेकर सेटअप जो भी आएगा वो एक एक्सेप्टेबल, बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी ना। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इंशाल्लाह जनवरी तक हो जाएगा। फिर लोगों को जरा इसलिए भी तजस्सुस है थोड़ा सा, उसका कौन आएगा उससे ताल्लुक नहीं है, वो तो कानूनी पेचीदियां हैं जिसकी वजह से शायद कुछ डिलेज आ सकते हैं। कमीशन ने फिर फैसला करना है कि वो आ जाएगा और मेरा ख्याल है कि उस पर तवज्जो दें कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क कैसे चलेगा और कौन सी पॉलिसीज को हमने अपनाना है। ट्रू। बहुत शुक्रिया रशीद साफी साहब, हुमायूं खान साहब, शहजादा जुल्फिकार साहब और सलमान गनी साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।